पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! कर्नाटक से बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है। बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं के तौर पर मशहूर जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। वो खनन कारोबारी हैं और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है। अपनी नई पार्टी का नाम रखा है उन्होंने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो गंगावती चुनाव क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने बेल्लारी में बीजेपी का जनाधार बनाया, लेकिन बीजेपी ने मुझे वो इज्जत नहीं दी जिसका मैं हकदार था, इसलिए मैंने ये पार्टी छोड़ दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 15 दिन में नई पार्टी के बारे में वो और ब्यौरा जनता को देंगे। जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम उन्होंने रखा है कल्याण राज्य प्रगति पक्ष। जनार्दन रेड्डी का कहना है कि जो इज्जत बीजेपी में उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, इससे वो काफी नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने बीजेपी से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब से थोड़ी देर पहले अपने इसी घर पर बेंगलुरु में जब जनार्दन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि एक वो दौर था जब बेल्लारी और इसके आसपास के इलाकों में बीजेपी का वजूद नहीं था। तब उन्होंने पार्टी को जमीन से खड़ा किया और बीजेपी को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि बीजेपी वहां से जीती भी। इसके बावजूद जिस तरह का व्यवहार बीजेपी की तरफ से किया गया उससे वो खासा नाराज और निराश हैं और इसीलिए वो अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगले 15 दिनों में ये तय हो जाएगा, बल्कि इसकी वो घोषणा करेंगे कि कौन कौन लोग उनके पार्टी में और उनके साथ आ रहे हैं। ये भी बताएंगे कि क्या उनका चुनाव चिन्ह होगा, कहां से किसको टिकट दिया जाएगा, ये सब कुछ वो बताएंगे। हालांकि उन्होंने एक बात और कही कि उनकी निराशा दूर करने की कोशिश कद्दावर लिंगायत नेता बीएस येदियुरप्पा और जगदीश शेट्टार जैसे नेताओं ने की, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके और जनार्दन रेड्डी के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हो पाए। 2008 में जब बीजेपी ने अपने बूते पर यहां सरकार बनाई थी, उस वक्त चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जनार्दन रेड्डी ने एक अहम भूमिका निभाई थी बीजेपी को सरकार बनाने में। बीजेपी ने 110 सीटें जीती थी, बहुमत का आंकड़ा 113 का था, यानी 3 विधायक कम थे। तब 6 इंडिपेंडेंट विधायकों को रातों रात जनार्दन रेड्डी अपने साथ लेकर के आए, बीजेपी का उन्होंने समर्थन किया और फिर यहां पर बीजेपी की पहली सरकार बनी अपने बूते पर बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में। लेकिन बाद में बीजेपी और जनार्दन रेड्डी के रिश्ते खराब होते गए। तकरीबन 1.5 साल बाद 2 से 3 यहां पर जनार्दन रेड्डी की तरफ से विद्रोह किए गए, क्योंकि जिन अधिकारियों की वो नियुक्ति बेल्लारी और इसके आसपास के इलाकों में चाहते थे वो जब नहीं हो पाती थी तो वो नाराज हो जाते। अपने समर्थन वाले विधायकों को लेकर कभी रिसोर्ट में जाते, कभी बेंगलुरु से बाहर चले जाते, कभी कर्नाटक से बाहर जाते और ऐसे में येदियुरप्पा सरकार अस्थिर हो जाती थी। विवाद बढ़ता गया। बीजेपी लीडरशिप भी कहीं न कहीं जनार्दन रेड्डी से नाराज हो गई थी और जब अवैध खनन मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, हालात बदले तो 2016-17 के बाद आप कह सकते हैं कि जनार्दन रेड्डी और बीजेपी के बीच इतना ज्यादा फासला हो गया कि शायद उसकी भरपाई संभव नहीं थी। 2018 में जब चुनाव हुए उस वक्त बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने आप को जनार्दन रेड्डी और इस पूरे खेमे से दूर रखा था और अब जनार्दन रेड्डी ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है और उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि कर्नाटक के लोगों को मजबूती दें, अच्छा काम करें यहाँ के लोगों के लिए और इसलिए उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना एक बार फिर पैर पसारता लग रहा है। देश भर में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के गया से खबर आ रही है कि वहां 4 विदेशी नागरिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद इन सभी को अलग कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है। गया एयरपोर्ट पर टेस्ट में इनके संक्रमित होने की बात सामने आई। 4 विदेशी नागरिकों में से एक थाईलैंड, 2 इंग्लैंड और एक म्यांमार के रहने वाले हैं। आपको बता दें 29, 30 और 31 दिसंबर को बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा गया में होंगे और उनके कार्यक्रम में 60,000 से अधिक देश विदेश के नागरिकों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में 4 विदेशी नागरिकों के
कोरोना संक्रमित होने के बाद अब पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में है। एयरपोर्ट पर जो रैंडम जांच हो रहा है उसी में RT-PCR में पॉजिटिव मिले हैं। वे सभी के कोई लक्षण नहीं है, सब एसिम्टोमेटिक हैं और सभी ठीक हैं। ऐसा कोई स्थिति एकदम ठीक है। कितने लोग हैं? 4 आदमी को पॉजिटिव मिले हैं। इनको आइसोलेट किया गया? हाँ, ये लोग आइसोलेटेड हैं। 2 म्यांमार और 2 बेल्जियम। हाँ जी। थाईलैंड का कोई है? बैंकॉक वही थाईलैंड का ही हो गया। किसी और भी जांच की जाएगी क्या, जो नया वेरिएंट आया है? वो तो जीनोम सीक्वेंसेस गाइडलाइन में है, इसलिए वो जांच हो रहा है, पटना भेजा जाता है। और उधर एक और केस सामने आया है। हांगकांग से बेंगलुरु लौटा एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है। 10 दिसंबर को हांगकांग से बेंगलुरु लौटा था ये व्यक्ति और संक्रमण का पता चलने के बाद उसे आइसोलेशन में भेजा गया है। संक्रमित के परिवार में कोई और संक्रमित नहीं है। आगरा में भी चीन से लौटा एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। 40 साल का ये व्यक्ति 2 दिन पहले ही चीन से लौटा। उनका सैंपल लिया गया और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। आगरा के सीएमओ ने कहा है कि संक्रमित व्यक्ति को घर में ही आइसोलेट किया गया है। परिजनों और संपर्क में आने वालों का भी टेस्ट किया जाएगा। चीन में कोरोना के हालात काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ख़राब हैं। बड़ी संख्या में चीन में कोरोना के केस सामने आ रहे हैं और इस कारण वहाँ सरकार जो है कई पाबंदियाँ लागू कर रही है। भारत सरकार ने भी चीन से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। कोरोना के खतरे के चलते केंद्र सरकार ने देश के सभी अस्पतालों में 27 दिसंबर यानी कल मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया है। इस मॉक ड्रिल का मकसद कोरोना के लिए अस्पतालों में तैयारी को जांचना है। इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता, ICU बेड समेत सभी तैयारियों को परखा जाएगा। चीन में कोरोना जिस तेजी से फैला है उसके बाद सभी देश इसे लेकर काफी अलर्ट हो गए हैं। भारत में भी सरकार ने अलर्ट जारी किया है। इस मसले पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी सरकार कर चुकी है और हर हफ्ते इसकी समीक्षा की जाएगी कोरोना के मामलों की। अस्पताल में तेजी से जारी तैयारी, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग, वैक्सीनेशन सेंटर पर बूस्टर डोज लेने वालों की बढ़ती तादाद। कोरोना के दूसरे देशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारी की जा रही है। वायरस का जो वेरिएंट चीन सहित दूसरे देशों में फैला है वो बहुत तेजी से फैलता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को तैयार रहने को कहा है। अगले हफ्ते अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगा जिसमें तैयारियों का आकलन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो एडवाइजरी भेजी है उसमें अस्पतालों से कहा गया है कि वो ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट को पूरी तरह ठीक रखें जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई बाधा न हो। वहीं बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर को भी रखने को कहा गया है। मैन पावर, डॉक्टर्स, टेक्नीशियन हैज टू बी ट्रेन्ड। आप यहाँ देख सकते हैं सारे बेड को सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई से जोड़ा गया है। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। हम दवाओं के स्टॉक की स्थिति को भी देख रहे हैं। हम पूरी तैयारी में जुटे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, PSA प्लांट हो, दवाएं हो या PPE किट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग हो रही है। वहीं जो लोग जापान, चीन, हांगकांग, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया से आ रहे हैं उनके लिए नेगेटिव कोविड रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। 2% रैंडम टेस्टिंग हो तो रही है, लेकिन विमान से उतरते वक्त ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और बहुत कम लोगों ने मास्क लगाया है। हालांकि भारत में पॉजिटिविटी रेट अभी कम है, लेकिन बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन बढ़ने लगा है। एक हफ्ते में 14 गुना ज्यादा बढ़ा है। दिल्ली के चंदन झा की तरह अब लोग देर से ही सही बूस्टर डोज लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि चाइना में काफ़ी बढ़ गया केसेस और वहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो हम कोशिश से अलर्ट हो गए कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर
और हमने पहले से प्रिकॉशन के तौर पे उसको ले लिया। गवर्नमेंट ने कहा है कि घबराने की अभी कोई बात नहीं है, लेकिन मास्क ज़रूर पहने, अपना बूस्टर शॉट लें और तमाम अस्पतालों को ये कहा गया है कि आप कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दें। अपने सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ नई दिल्ली में वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना का ये संकट कितना गंभीर है, एक बार फिर वही सारी यादें दोबारा से लोगों के दिमाग में आ रही हैं। जिस तरह का संकट लगभग साल भर पहले लोगों ने झेला था, तो इस पर हमारी सहयोगी अदिति राजपूत ने बात की है डॉक्टर जीसी खिलनानी से। चीन से जिस तरह की तस्वीरें आई उसने भी सबको कहीं ना कहीं डराया है और इस वक्त खबर आगरा से आ रही है, जहां पर चीन से लौटा एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाया गया। 40 साल का है ये व्यक्ति और 2 दिनों पहले ही ये चीन से भारत लौटा है। संक्रमित व्यक्ति जो है उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। आगरा के जो सीएमओ हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो व्यक्ति हैं जिन्हें ये कोविड हुआ है उन्हें उनके घर में ही आइसोलेट किया गया है। उनके परिजनों और उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनका टेस्ट अब करवाया जा रहा है ताकि ये और ना फैले। हम जानते हैं कि चीन में कोविड से हालात बेकाबू हो चुके हैं, बड़ी संख्या में वहां पर कोविड के मरीज भी सामने आ रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं, जिसके चलते सरकार अलर्ट पर है और चीन से आने वालों के लिए टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। तो कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने देश के सभी अस्पतालों में 27 दिसंबर को यानी कल मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया है। इस मॉक ड्रिल का मकसद ये होगा कि देखना कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी तैयार है। हम पहले देख चुके हैं कि डेल्टा की जो लहर आई थी उसमें किस तरह से तबाही मची थी, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच गया था, अस्पतालों में जगह नहीं थी। तो अब इसीलिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि देख सकें कि हम कितने तैयार हैं। इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता, आईसीयू बेड समेत सभी तैयारियों को परखा जाएगा। चीन में कोरोना के बेकाबू होने के चलते पूरी दुनिया में दहशत फैली हुई है और इसी के मद्देनजर भारत में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और करीब 5 देशों की एक ऐसी लिस्ट बनाई गई है जहां से जो लोग भारत पहुंचेंगे उनका RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। भारत में भी सरकार अब हर हफ्ते कोविड पर बैठक करेगी। तो कोविड को लेकर हमारे देश में किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जीसी खिलनानी है, चेयरमैन है PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी के, इसके अलावा क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन में भी। डॉक्टर खिलनानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। चीन में जो हालात है डॉक्टर साहब, उसने सबको कहीं ना कहीं डरा दिया है। अगर इस वक्त हमारे देश के बारे में बात की जाए तो किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं कोविड को लेकर? तो मिस अदिति, डरना तो खैर लाजमी है, पैनिक। जी, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो जिस तरह से डॉक्टर खिलनानी कह रहे थे कि डरना लाजमी है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो ये जो डर है इसको पीछे छोड़ा जा सकता है और लॉजिकली, क्योंकि ये बीमारी है और हम जानते हैं, हम पहले देख चुके हैं कि किस तरह के हालात इसमें रहे हैं, किस तरह से सावधानियाँ बरती जा सकती हैं, उनके ज़रिए कम से कम कोशिश की जा सकती है, उन सावधानियों के ज़रिए कि हम इस वायरस को और फैलने से रोक सकें। अपने आसपास सफाई यहाँ पर रखनी है। क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर खिलनानी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जी डॉक्टर खिलनानी, आप कह रहे थे कि डरना यहाँ पर लाजमी है। हाँ सॉरी, तो ये पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन जो एहतियात बरतना स्वाभाविक है। हमें समझना पड़ेगा और चीन और भारत के जो कोविड के हालात हैं उनमें क्या फर्क है। एक तो ये कि चीन में जीरो पॉलिसी अपनाई गई थी जिसके चलते वहां पर इन्फेक्शन बहुत कम हुए थे। दूसरा, जो वैक्सीनेशन था वो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 100% है, वहां पर एल्डरली में 60% था। तीसरी बात ये कि जो साइनोवैक वैक्सीन जो चीन की थी उसके बारे में भी इश्यूज है, उसकी एफिकेसी माना जाता है कि कम थी। इनको देखते हुए देखा जाए तो जो भारत की जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है, हाइब्रिड इम्यूनिटी का मतलब होता है जो इम्यूनिटी वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन को मिला के जो होती है वो सबसे पावरफुल ताकतवर इम्यूनिटी मानी जाती है। तो जैसे हमने देखा कि फर्स्ट और सेकंड वेव में तबाही हुई, फर्स्ट वेव में कोई भी वैक्सीनेटेड नहीं था और कोई भी इन्फेक्टेड नहीं था। सेकंड वेव में जो पब्लिक थी वो ज्यादातर वैक्सीनेटेड नहीं थी, इन्फेक्शन रेट भी इतना नहीं था, तो डेल्टा में हमने तबाही देखी। लेकिन जब तीसरा वेव आई ओमिक्रॉन की जनवरी में, जिसमें कि हांगकांग में भी डेथ्स हुई थी, इंडिया में डेथ्स इतनी नहीं हुई, आईसीयू एडमिशन नहीं हुए, हालांकि इन्फेक्शन बहुत थे। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि भारत में इन्फेक्शन आने की संभावना है। जैसे आपने बताया आगरा में एक केस आ गया, पता नहीं कितनों को इन्फेक्ट किया गया है, और ये जो नया वेरिएंट आया है इसकी कंटेजियसनेस बहुत ज्यादा है, इसका R0 फैक्टर बहुत ज्यादा है,
16 है 18 है, ये पिछले ओमिक्रॉन से भी ज्यादा है। लेकिन एक जो हमारा जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है ये हमें प्रोटेक्ट करेगी सिवियरिटी से, इसलिए पैनिक की जरूरत नहीं है, हमें बस सावधानी बरतनी है। और जो आपने बताया कि कल एक मॉक ड्रिल होने वाली है, और फर्स्ट और सेकंड वेव की बात कर रहे हैं, न तो हमारे को इलाज का पूरा पता था, हमें मतलब दुनिया को ही नहीं पता था कि कैसे इलाज करना है, ऑक्सीजन की इतनी कमी थी। लेकिन अब ये भारत बहुत सक्षम है